हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी। जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री की मैं आज बात करूंगा। और टर्मिनोलॉजी से चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको सीधे नाम पूछेगा और पूछेगा कि ये किससे संबंधित है। बस ना उसमें 4 ऑप्शन देगा, ना सत्ता पूछेगा, कुछ नहीं पूछता है, सिंपल सा पूछता है। तो वो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों के साथ शेयर करना, बस बाकी काम मैं कर दूंगा। आपके जितना टारगेट एग्जाम में है मैक्सिमम का, वो आप अचीव कर पाएंगे, देख लें। चलिए बात करते हैं दीवान ए विजारत की। तो दीवान ए विजारत का कहते थे किसको? मध्यकाल में राजस्व विभाग को कहते थे, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। और दीवान ए वजारत का अध्यक्ष होता था वजीर अथवा प्रधानमंत्री। अगली बात करें वजीर ए तौफीद की, तो इसको कुछ सीमित अधिकार प्राप्त थे, जिसमें यह सुल्तान के आदेश के बिना भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय ले सकता था। इसके बाद बात करते हैं वजीर तनफीद की, तो इसको भी सीमित अधिकार थे। वह राजकीय नियमों को लागू कराता था तथा कर्मचारियों व सर्वसाधारण यानी कि आम जनता पर नियंत्रण रखता था। कौन? वजीर तनफीद। वजीर तौफीद कौन होता था? सुल्तान के आदेश के बिना भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। और दीवान विजारत कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख, और इसका अध्यक्ष होता था दीवान वजीर अथवा प्रधानमंत्री। अब बात करें मुशर्रफ ममालिक की। ये मुझे लगता है कि इस बार मुशर्रफ ममालिक है, तो इसको महालेखाकार। इसका कार्य क्या था? आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, और नाजिर नाम का अधिकारी इसका सहयोगी हुआ करता था। इसके बाद बात करें मुस्तौफी ए ममालिक का। दो है, मुशर्रफ और मुस्तौफी ए ममालिक का। तो ये महालेखा परीक्षक होता था। इसका काम होता था कि मुशर्रफ ए ममालिक के द्वारा तैयार किए गए, जो इन्होंने लेखा जोखा रखने का काम है मुशर्रफ ममालिक का, उसने जो तैयार किया उसकी जांच करता था मुस्तौफी ममालिक। खजीन होता था वो कोषाध्यक्ष होता था, यानी कि धन पैसे, जहाँ पे पैसे का लेन देन है या रख रखाव है, उसका अध्यक्ष हुआ करता था। पैसे का मतलब सिर्फ सिक्कों से नहीं है, पैसे का मतलब संपत्ति से, राज की कोषागार का अध्यक्ष कहीं। अब बात करें दीवान अर्ज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। तो स्थापना की है दीवान अर्ज की गयासुद्दीन बलबन ने, और अहमद अय्याज विभाग का पहला अध्यक्ष था, और विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए ममालिक कहा जाता था। विभाग का मुख्य कार्य क्या था? इंपॉर्टेंट, सैनिकों की भर्ती करना और सैनिकों तथा घोड़ों का हुलिया रखना और सैन्य निरीक्षण करना। ये आपको मेंस में मिल जाएगा एग्जाम में। कौन? दीवान अर्ज का काम क्या है? सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों तथा घोड़ों की हुलिया रखना। शुरुआत किसने करी? स्थापना बलबन ने। प्रमुख पहले अध्यक्ष कौन थे? अहमद अय्याज। अब बात करें दीवान इंसा या दवीर खास की, तो यह इसका प्रमुख कार्य क्या था? शाही घोषणाओं, राजकीय अभिलेखों एवं पत्रों के लेख तैयार करता था दीवान इंसा या दवीर खास। अब बात करें दीवान रिसातल के बारे में, तो यह धर्म अथवा कूटनीतिक मामलों से संबंधित विभाग था, और सद्र नाम का अधिकारी इस विभाग का अध्यक्ष होता था। यानी कि दीवान रिसातल की जगह रसातल लिखा होगा, तो उसका अध्यक्ष होता था सद्र नाम का अधिकारी, और कार्य होता था इसका धर्म अथवा कूटनीतिक मामलों से संबंधित। अब दीवान बरीद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गुप्तचर विभाग होता था, और इसका अध्यक्ष कहलाता था बरीद ममालिक। अब दीवान कज़ा, तो कज़ा न्याय विभाग से संबंधित था। तो काजी ममालिक अथवा काजी उल कुजात विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, और काजी ममालिक न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति एवं न्यायपालिका के संचालन कार्य भी करता था। सुल्तान के बाद ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। कब? मध्यकाल में। इसके बाद सद्र उस सुदूर की बात करें, तो धर्म एवं दान दक्षिणा विभाग का प्रमुख हुआ करता था, और धार्मिक मामलों पर यह सुल्तान का प्रमुख सलाहकार भी हुआ करता था। कौन? सद्र उस सुदूर। अब बात करें अमीर हाजिब की, तो इस पदाधिकारी को और क्या कहा जाता था? बारबक भी कहा जाता था। अमीर हाजिब को यह दरबार की शान शौकत एवं रस्मों को देख रेख करता था। इस सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल भी करता था।
इसके बाद बात करें दीवान रियासत की, तो इस विभाग की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है दीवान रियासत, इस विभाग की स्थापना करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और बाजार नियंत्रण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने दीवान रियासत की स्थापना करी। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीवान अमीर कोई, तो इस विभाग की स्थापना करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये कृषि विकास एवं मालगुजारी व्यवस्था की जांच हेतु की थी और इसका अध्यक्ष अमीर ए दीवान कोई कहलाता था। वकील ए दर की बात करें तो यह पद शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। अब दीवान बंदगान और दीवान खैरात भी इंपॉर्टेंट है। दीवान बंदगान कौन होता था? जो बंदी, मतलब वैसे नहीं, याद करने की ट्रिक बता रहे, बंदी कौन? दास होगा, तो यह दास विभाग का प्रमुख था और स्थापना पूछी जाती किसने करी? तो फिरोज शाह तुगलक ने करी और इस विभाग के अंतर्गत अर्ज बंदगान, मजमुआदार व दीवान आदि अधिकारी हुआ करते थे दीवान बंदगान के तहत। अब बात करें दीवान खैरात की, तो इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, यह भी पूछा गया है। तो इस विभाग का कार्य क्या होगा? निर्धन एवं असहाय लोगों की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। कहते नहीं कि क्या खैरात में मिली है, यानी कि निर्धन असहाय लोग हैं उनको मुफ्त में उनकी सहायता कर देना या उन्हें पैसे देना। तो इसलिए दीवान खैरात से आपको याद रखना है कि इसका कार्य क्या था। अब बात करें दीवान इमारत की, तो यह था लोक निर्माण विभाग, स्थापना करी फिरोज शाह तुगलक ने और इस विभाग को इमारत खाना भी कहा जाता था क्योंकि निर्माण कार्य से संबंधित थी और इस विभाग का प्रमुख अधिकारी मीर इमारत हुआ करता था। इसके द्वारा अनेक सरायों, नहरों, बांधों, मस्जिदों, भवनों, मकबरों व मदरसों का निर्माण किया गया था। फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है दीवान मुस्तकराज, तो इस विभाग की स्थापना करी अलाउद्दीन खिलजी ने और इसका कार्य था अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब किताब रखना। सरजानदार, यह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। ठीक है, जानदार से याद रखो, जान रानी की अंगरक्षक होगा। अमीर मजलिस, यह सभाओं, दावतों व उत्सवों का प्रबंध करता था। मजलिस कई जगह संसदों को भी बोला जाता है, तो आप याद रखेंगे ये सभाओं, दावतों व उत्सवों का प्रबंध करता था। अब एक और क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा गया है, अमीर आखूर की बात करें तो ये अश्वशाला का, यानी कि जहां पर घोड़े रखे जाते अस्तबल, उसका अध्यक्ष अमीर आखूर कहा जाता था। अब साहिना पील, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हस्तीशाला यानी कि जहां हाथी रखे जाते थे उस विभाग का अध्यक्ष होता था। हस्तीशाला का अध्यक्ष कहलाता था साहिना पील। अमीर शिकार, ये सुल्तान के लिए शिकार खेलने का प्रबंध करता था। दीवान इस्तिहाक, ये इंपॉर्टेंट है, इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग होता था। और मजलिस खलवत, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुल्तान के दोस्तों और विश्वासपात्र अधिकारियों की परिषद थी जिसमें समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। मजलिस खलवत। अब बात करते हैं सल्तनत काल की न्यायिक व्यवस्था होती क्या थी। तो न्याय प्राय काजी उल कुजात अथवा मुख्य न्यायाधीश करता था। मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते थे? काजी उल कुजात, जिसे कानून की व्याख्या करने में मुफ्ती सहायता किया करते थे और कानून जो था मध्यकाल में कुरान के आदेशों पर आधारित था। यद्यपि अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक न्याय करने में नीति का विचार करते थे, यानी कि नीतिगत निर्णय है कि नहीं है, बाकी मैक्सिमम कुरान के अनुसार सजा और न्याय करते थे। दंड विभाग अत्यंत कठोर था, पूछा जाता है सीएपीएफ वगैरह एग्जाम में, तथा अपराधियों के अंगभंग यानी कि हाथ काट देना, सर काट देना ऐसे वाले तथा मृत्यु के दंड देना आम बात हुआ करती थी। अपराध स्वीकार करवाने के लिए बल तथा यातना का प्रयोग, थर्ड डिग्री दिया जाता था उस समय भी, और न्याय प्रणाली अधिक व्यवस्थित नहीं थी। बिना उचित जांच कराए मुकदमे चला दिए जाते थे और अधिकतर अवसरों पर मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त रूप में हो जाती थी, यानी कि फैसला ऑन द स्पॉट। अब क्वेश्चन देख ले, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या आमिल कहा जाता था। दूसरा है, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये एकता प्रणाली प्राचीन देशी संस्था नहीं थी। और मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक। अब आगे बात करें टर्मिनोलॉजी में, आमिल कौन होता था। तो आमिल उत्तर भारत में सल्तनत काल के दौरान राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी थे, मतलब उन्हीं को आमिल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है,
अकबर ने भी समय समय पर किसानों को ऋण देने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को प्रोत्साहित करने के लिए आमिलों को निर्देश दिए थे। इक्ता प्रणाली की बात कर लेते हैं तो भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान इक्ता प्रणाली की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत में निरंतर नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था, यानी कि जुड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा हो गया कि इस पर अकेले शासन करना संभव नहीं रहा। तो हुआ क्या कि इक्तेदारी अपनी एकता में सुल्तान के नाम से शासन करता था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसका पद वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत मतलब ये होता है जैसे मेरे बाद आपके बाद आपके पुत्र, आपके बाद उनका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, तो ये वंशानुगत नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्तेदारी व्यवस्था वंशानुगत थी कि नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। एक ही बात याद रखो, नाम से ही ट्रिक बना लिया करो, इक्ता एक के ही पास रहता, आगे नहीं जाता। तो इक्तेदार का पद हस्तांतरणीय होता था, यानी कि जैसे मेरे पास है मैं किसी को भी दे सकता हूं, तो उसका पद हस्तांतरणीय होता था। और इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं था। और उसका कार्य क्या था? सैन्य व्यवस्था स्थापित करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना और लगान वसूल कर लेना। और इक्ता किस में बटा हुआ था? इक्ता और छोटे पार्ट में बटा था, वो उसको सिख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और ऐसा माना जाता है कि 1279 ईस्वी के आसपास बलबन के समय पहली बार सिख का निर्माण हुआ होगा और इस पर सिकदार नाम के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि राज्य में जो सल्तनत काल थी, सल्तनत में इक्ता और इक्ता के अंदर एक छोटा पार्ट सिख किसके समय? बलबन के समय माने जाते हैं और उसका अधिकारी सिख का सिकदार कहा जाता था। और सिख का विभाजन परगनों में होता था और परगनों पर ही आमिल नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यानी सल्तनत काल ये आते हैं क्रम में जमाने के लिए। सबसे बड़ा सल्तनत में इक्ता के बाद सिख और सिख के बाद परगना सबसे छोटा। अब बात करें मीर बख्शी की, यह भी पूछा गया है। तो सबसे पहले यही पूछा कि इसकी शुरुआत किस काल में हुई? तो मुगल काल में हुई। और मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसका कार्य क्या होगा? सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया एवं दाग प्रथा मतलब हुलिया एवं दाग करना, घोड़ों का शस्त्र रसद आदि की देखभाल करना, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और वेतन देना मीर बख्शी के समय मुगल काल में ये शुरू होता है। अब बात करें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासकों को वास्तविक रूप से इस्लामी नहीं माना, क्यों? ऑप्शन दिए हैं कि अधिकतर जनसंख्या इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इस्लामिक धार्मिक तत्वों की उपेक्षा की जाती थी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ स्वयं के भी नियम बना दिए थे और गैर मुस्लिमों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक लगता है? तो सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ कुछ नियम ऐसे भी बनाए थे, यानी कि नीतियों पर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह होते थे, वो सिर्फ कुरान के हिसाब से निर्णय नहीं देते थे, नीतिगत क्या है उस हिसाब से भी निर्णय देते थे, वो इसमें दर्शाया गया। यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो सल्तनत काल था वो इस्लामी राज्य था, लेकिन व्यवहारिक रूप से यहाँ पूर्णतः शरीयत का कानून का पालन नहीं किया जाता था। इसलिए बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी जो इनका पूरा नाम है, दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य न मानकर व्यवहारिक और लौकिक यानी कि जहांदारी माना है। अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन समकालीन वाला, आजकल पैटर्न चला है, बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन। किसके समकालीन पूछ लेता है ऑप्शन में? मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। बर्नी ने तारीख फिरोज शाही तथा फतवा जहांगीरी की रचना की, ये भी पूछ लिया जाता है। और बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविकता में इस्लामिक शासन नहीं माना है, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ स्वयं के नियम कानूनों को भी बना रखा था। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरेज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे और फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो सत्य बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, बाकी कथन गलत हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग, जो हमने बताया था ऊपर भी, दीवान ए बंदगान नाम की स्थापना कर दी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चाचा नहीं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या था? चचेरा भाई, वो गद्दी पे बैठा था। ऑप्शन में हमने आपको बता दिया।
और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने, सैनिकों के चेहरे की पहचान का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ ही सैनिकों को नकद वेतन यानी कि नगद, अभी तक भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था, अब हो गई सैनिकों को नगद वेतन की पद्धति की शुरुआत कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब क्वेश्चन बात करते हैं, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा क्रम है? तो क्रम तो आपको पता ही है, पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम शाह लोदी, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता ने जिसे दीनार कहा है, और कारण दिया है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ साथ व्यापार के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मनी के रूप में जारी करना चाहता था, यानी टोकन मुद्रा बनाना चाहता था। तो ऑप्शन क्या होंगे? ए और मतलब असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है, दूसरे में स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ए सही आर गलत, चौथा ए गलत आर सही। तो सीधी सीधी बात है, सही दोनों हैं, लेकिन आर यानी कि रीजन जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने काल में सोने का सिक्का भी प्रचलित करवाया था, और उसे इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री ने अपने लेखन में यानी कि जब विवरण दिया है उसमें दीनार ही कहा है। लेकिन और आगे मोहम्मद बिन तुगलक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चाहता था कि कई देशों को साथ उसका व्यापार हो, लेकिन भारत में जो उसने सोने का सिक्का चलाया उस वो व्यापारिक उद्देश्य से नहीं था, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत होता। मतलब पूर्णतः गलत नहीं होता है, लेकिन कुछ पोर्शन उसका गलत हो जाता है, और जब कुछ गलत हो जाता है तो सही स्पष्टीकरण नहीं रह जाता है। और हुआ क्या, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक विदेशियों के साथ व्यापार स्थापित करने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर चुका है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान मूर्ख कहा जाता है कि उसकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पाता था। अब बात करें, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक व्यक्ति था आलम खान। तो उसके बारे में कुछ दिया है, कौन सा सही कौन गलत है। तो इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी था जिसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान का पिता था जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूरता से मरवा दिया गया था, और पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी था जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी की व्यवस्था से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो इसका आंसर है कि इब्राहिम लोदी का संबंधी था और वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था, यानी कि अपनी मदद के लिए बाबर को बुलाया था। तो आलम खां सुल्तान बहलोल लोदी का बेटा और दिल्ली के अंतिम शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां खुद को दिल्ली का, एक मिनट ये थोड़ा सा शायद लाइन गलत लिख गई है, इसको आप देख लेना। हाँ ठीक है, सही है। ये आलम खां जो है सुल्तान बहलोल लोदी का बेटा था और दिल्ली के अंतिम शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा हुआ करता था, और आलम खां खुद को दिल्ली का असली हकदार समझता था। और जब वह अपने बल पर इब्राहिम लोदी को गद्दी से नहीं हटा सका तो उसने लाहौर के हाकिम दौलत खां लोदी से मिलकर बाबर को हमला करने के लिए आमंत्रण दिया, और इसके फलस्वरूप बाबर ने भारत पर हमला कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर है चंगेज खां जब आया तो मंगोलों ने, जब चंगेज खां के, मंगोल हमेशा से आक्रमण करते रहे, लेकिन चंगेज खां के नेतृत्व में जब आक्रमण किया तो दिल्ली पर किसका शासन था? इल्तुतमिश का। तो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236 के शासनकाल में आक्रमण किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि चंगेज खां ख्वारिज़्म शाह का पीछा कर रहा था, जिसको चंगेज खां अपने पर्सनल रीजन की वजह से दंड देना चाहता था। ख्वारिज़्म भारत की तरफ भाग आया और उसका पीछा करते हुए चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हालांकि चंगेज खां भारत के ज़्यादा अंदर नहीं आया था, क्योंकि उस समय के जो शासक था इल्तुतमिश, उसने ख्वारिज़्म शाह को
अपने यहाँ शरण देने से मना कर दिया था कि अगर वो शरण देता तो वो और अंदर अटैक करता, बाकी करता, लेकिन ख्वारिज़म शाह को शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि ख्वारिज़म शाह भागा भागा आया, इल्तुतमिश से कहा मुझे बचाओ। इल्तुतमिश ने कहा भैया तुम जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने उड़ता तीर नहीं लेंगे, तुम जाओ। इसलिए ये ज़्यादा अंदर तक नहीं आया और चंगेज खान लौट गया। अब भारत पर मंगोलों के आक्रमण की बात करें तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सबसे ज़्यादा बार मंगोलों का आक्रमण होता है और इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना, ना कि शासन करना। पहला मंगोल आक्रमण होता है भारत पर इल्तुतमिश के काल में, सन याद रखना 1221 में चंगेज खान ने किया था, किंतु यह लूटपाट के उद्देश्य से नहीं, पर्सनल रीजन की वजह से, ख्वारिज़म शाह का पीछा करने की वजह से किया गया था। इसके बाद 1279 और 1285 में बलबन के काल में मंगोलों ने भारत पर लूटमार के उद्देश्य से 2 बड़े सफल आक्रमण किए। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन के चाचा जी जलालुद्दीन खिलजी। वो पहले भारतीय शासक थे। क्वेश्चन 2 बनते हैं इससे कि मंगोलों को पराजित किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी ने। और फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर सबसे अधिक आक्रमण किए, परंतु किसी भी आक्रमण में मंगोल सफल नहीं हो पाए। इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल सल्तनत काल में सबसे अधिक सफल रहा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपकी टर्मिनोलॉजी समाप्त होती है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।